दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल लर्नर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों जो मेरी तरफ से आप सभी के लिए निःशुल्क यूपी टेट और सी टेट का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। दोस्तों उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है आज। दोस्तों आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। दोस्तों मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास चलाई जा रही है। इसमें ये दोस्तों सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को सिर्फ आपको शेयर करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपकी मैं 90 नंबर की तैयारी करवाऊंगा दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट या कर सकते हैं इस क्लास के जरिए। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों आपके लिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि र ल व किस वर्ग के व्यंजक हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ड दे रखा है, र ल और व, कह रहा है कि किस वर्ग के व्यंजक आते हैं। तो दोस्तों व्यंजन आपको पता होना चाहिए। व्यंजन वर्ग जो होते हैं दोस्तों, स्वर और व्यंजक दो होते हैं दोस्तों। व्यंजक सभी वर्ड जो होते हैं व्यंजक कहलाते हैं दोस्तों। व्यंजन में यहाँ पे पूछ रहा है कि र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो र ल के बारे में दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है कि तालव्य है, ऊष्म है, अंतस्थ है या ओष्ठ है। तो इसमें से र ल व जो है दोस्तों क्या है आपके अंतस्थ हैं। इस अंतस्थ के अंतर्गत आपके आते हैं य व र और ल। ये सभी वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, अंतस्थ होते हैं। और ओष्ठ वर्ड कौन से होते हैं दोस्तों, जिनका उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ जो होते हैं आपस में टकराएं या मैच करें दोस्तों, वो क्या कहलाता है, ओष्ठ वर्ड कहलाता है। जैसे प, फ, ब, भ और म, ये क्या होता है दोस्तों आपके ओष्ठ वर्ड होते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ आपस में लैप करते हैं दोस्तों। अगर आप खुद से उच्चारण करके देख सकते हैं, इनको पहचानने का तरीका यही होता है कि जब इनका उच्चारण करेंगे, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा वर्ड ओष्ठ वर्ड है, दोस्तों उच्चारण करके देख लीजिएगा। और ऊष्म वर्ड के अंतर्गत आप कौन से वर्ड आते हैं, स, ख, श, ह। दोस्तों जिन वर्डों का उच्चारण करते समय गर्म हवा अंदर से बाहर निकले वो क्या कहलाते हैं, आपके ऊष्म वर्ड कहते हैं। स, ख, श और ह जो वर्ड होता है ये क्या होते हैं, आपके ऊष्म वर्ड होते हैं। चलिए आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें क्या होता है, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। दोस्तों लेखन पर, भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें क्या होता है, भाषा अर्जन की, भाषा को किस तरीके से सीखा जाए या उसको अर्जित किया जाए उसके लिए स्वाभाविक स्थिति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, पठन पाठन के अंत में ऐसी अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, सरल भाषा वाले हों। दोस्तों पठन पाठन के अंत में जो अभ्यास या गतिविधियां हों ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। दोस्तों इन सब ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको कहीं भी बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए, बच्चे को प्रमुखता देने की बात आ जाए तो वही आपका राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे अवसर की चर्चा की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या है। भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक उदाहरण क्या है, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुत लेख लिखना, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना या इकाई परीक्षा लेना। तो भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण यह दोस्तों कि बच्चों को स्वयं अपने खट्टे मीठे अनुभव, कहीं भी बच्चों को ले जाइए, घुमाइए टहराइए, उसके बाद उनसे खुद कहिए कि वहाँ का जो अनुभव प्राप्त हुआ उनको, उसको अपने भाषा में या अपने द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव को लिखने के लिए कहना, यही सबसे अच्छा रचनात्मक आकलन कार्य का बेहतर उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाषा स्वयं में है संप्रेषण का एकमात्र साधन, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है। भाषा स्वयं में क्या है दोस्तों, एक नियमबद्ध क्या है, व्यवस्था है, ठीक है। सिर्फ भाषा से एक संप्रेषण का ही साधन नहीं दोस्तों, भाषा के माध्यम से बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो भी भाषा स्वयं में क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर है।
व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि? तो आगमन विधि जो है दोस्तों व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत सबसे बेहतर विधि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तभी शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है या केवल परीक्षा में होता है? तो दोस्तों भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो कभी हम भाषा को संकेतों के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं दोस्तों। अपनी बातचीत करने का एक तरीका ही होता है भाषा, जिससे जीवन के विभिन्न संदर्भों में उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, वह प्रमुख लक्षण। दोस्तों उसको मतलब क्या है, लिखने संबंधित उसको प्रॉब्लम हो रही, बच्चा है उसको लिखने संबंधित अगर दिक्कत हो रही है, इसका मतलब वो किसका लक्षण हो, डिस्ग्राफिया का। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है डिसलेक्सिया। अगर बच्चे को पढ़ने संबंधित कोई दिक्कत हो रही है, बच्चा किसी वर्ड को पहचान नहीं पा रहा है या उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, डब्ल्यू को यम पढ़ता है या यम को डब्ल्यू पढ़ता है या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, इस टाइप से अगर उसको दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब क्या है, डिसलेक्सिया की शिकायत है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि गुण संधि का उदाहरण बताना। दोस्तों गुण संधि का उदाहरण बताना है, तो इसमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दे रखा है उसका संधि विच्छेद क्या हो। जैसे महोषधि लिखा गया यहाँ पे, तो महोषधि में क्या है, वृद्धि संधि है। क्या है, वृद्धि संधि है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा महा प्लस औषध होगा। क्या होगा, महा प्लस औषध होगा। और अन्वेषण का अनु प्लस एषण होगा। यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों, अगर आधा न के बाद वह आ जाए, ठीक है, आधा न के बाद वह आ जाए, आधा त के बाद यह आ जाए, तभी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यड़ संधि होती है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या है, यड़ संधि है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ पे 3 वर्ड हो यहाँ पे क्या होता है, आपका अयादि संधि होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे गए प्लस अन, तो इसका क्या हो जाएगा, गायन हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि है। दोस्तों ये सभी क्या हैं आपके, चाहे आपकी वृद्धि संधि हो, यड़ संधि हो, अयादि संधि हो, गुण संधि हो, ये सभी क्या है, स्वर संधि के ही प्रकार है। किसके प्रकार है, स्वर संधि के प्रकार है। दोस्तों आप सभी को पता है कि संधि जो होती है मुख्यतः जो होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से आते हैं, स्वर संधि आती है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तीनों संधि होती हैं। अब इसमें स्वर संधि के प्रकार में दोस्तों ये सभी आपके जो दिया गया है यहाँ पे, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, आपके स्वर संधि के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण पूछ रहा है, तो महोत्सव जो लिखा गया दोस्तों ये क्या है, आपका गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है महर्षि। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करना। दोस्तों महर्षि जो यहाँ पे शब्द लिखा गया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मह प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि या महत प्लस ऋषि। तो दोस्तों महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ऋषि होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसके, बाल विकास के। दोस्तों बाल विकास जिसको आप क्या बोलते हैं, सीडीपी बोला जाता है। ठीक है, सीडीपी। और इससे भी आपके परीक्षा में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 1 नंबर के होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, सभी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग की कोई बात ही नहीं होती है इस सब एग्जाम में। ठीक है, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है दोस्तों, जिसको पास होने के बाद आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे का विकास किस क्रम में होता है। पहले बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाता है, या पहले बच्चे में मूर्त चिंतन आता है, या फिर बच्चे में पहले सांवेदिक चिंतन आता है, फिर मूर्त फिर अमूर्त आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चे का जो विकास होता है उसका क्रम में होता है, पहले बच्चा संवेदनशील होता है। कैसा होता है, संवेदनशील होता है। फिर वो तार्किक चिंतन करने
रटने लगता है, मूर्त वस्तुओं को में तार्किक चिंतन करता है, फिर उसको क्या होता है, अमूर्त चिंतन होने लगता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन कह सकते हैं कि संवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। संवेदिक की अवस्था दोस्तों जो मानी गई है वो कितनी है, संवेदिक 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, और मूर्त जो होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था, और इसके अलावा जो अमूर्त होती है वो 11 से लेकर दोस्तों या कह सकते हैं कि 12 से 15 वर्ष तक की जो अवस्था होती है क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, अमूर्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च, देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं भी जाएंगे या किसी समाज में जाते हैं तो वहाँ पे आसानी से घुल मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पे जाएंगे वो एकांत में पड़े रहते हैं, वो किसी में आसानी से समायोजित या मिलजुल नहीं पाते हैं। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, जो लोग आसानी से मिल लेते हैं उसमें उच्च क्या होती है, उच्च बुद्धि लब्धि होती है, या उच्च शैक्षिक लब्धि होती है, या उच्च सांवेगिक लब्धि होती है, या आध्यात्मिक लब्धि होती है। तो उसमें क्या होती है, सांवेगिक जो लब्धि होती है वो कैसी होती है, उच्च होती है। ठीक है, इसी कारण कुछ लोग जो होते हैं आसानी से कहीं भी समायोजित हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए क्या क्या है, कह रहा है कि इसमें क्या बताना है आपको, मानसिक आय की गणना करिए। दोस्तों एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है कि एक बच्चा है 4 वर्ष का बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण में कितना 125 है, तो उसका मानसिक आय क्या होगा। यहाँ पे क्या बताना है, मानसिक आय बताना है, बुद्धि लब्धि दे रखा है। तो दोस्तों आपको पता है कि बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है क्या होता है, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि बराबर होता है दोस्तों मानसिक आय बटे वास्तविक, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। क्या होता है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे बुद्धि लब्धि दे रखी है, कितना 125 दे रखी है। ठीक है, और वो मानसिक आय आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे मानसिक आय को यक्ष मान लीजिए, और वास्तविक आय कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है, गुणे 100 करिए। ठीक है, अब दोस्तों ऐसी संख्या से यहाँ पे डिवाइड करें, देखिए 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 चौका 100। ठीक, सीधा सीधा हो गया। अब यहाँ से इस 4 से ये 4 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ यक्स बराबर क्या बचेगा, 5 आ जाएगा। तो यही बच्चे की क्या है, यही बच्चे की मानसिक आय मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों बेहतरीन है आपके परीक्षा के दृष्टि से। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों का वियोजन करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने का हक है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है, चाहे वो सामान्य हो या भिन्न रूप से बच्चे हों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्वाति जल्दी उठने के लिए 4 बजे का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर वह उठ जाती है। 3 से 4 दिन बाद वह अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, अधिगम का यहाँ पे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, उद्दीपन, शास्त्रीय अनुबंधन, या व्यवस्थित व्यवहार, या अंतर्दृष्टि। तो यहाँ पे दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है अधिगम का वो काम कर रहा है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है कि रीना कक्षा 2 की छात्रा उसे अध्यापिका ने डंडे से पीटा। अगले दिन वह अध्यापिका के हाथ में डंडा देखकर रोना प्रारंभ कर देती है। अधिगम का अंतरण है, अगर शिक्षिका के हाथ में बच्ची है, कोई 2 साल की बच्ची है, तो क्या करते हैं, शिक्षिका ने यदि उसको डंडे से पीट दिया, फिर दूसरे दिन जब शिक्षिका आती है तो उसके हाथ में डंडा देखते ही बच्ची क्या करती है और रोने लगती है। इसका मतलब क्या है, तो उसमें दोस्तों स्थानांतरण तो हो रहा है, लेकिन किस टाइप का स्थानांतरण हो रहा है, कैसा हो रहा है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण है। कैसा है, द्विपार्श्विक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि
विकार का उदाहरण कौन सा नहीं है? विकार मतलब विकास में आने वाली दिक्कतें या प्रॉब्लम, ठीक है, उसका उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? मानसिक विलंबन, डिसलेक्सिया और एडीएचडी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। तो दोस्तों कह रहा है कि विकास विकार का उदाहरण इसमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? डिसलेक्सिया नहीं है। डिसलेक्सिया दोस्तों विकास में कोई बाधा नहीं करता है, इसमें सिर्फ बच्चे का विकास से संबंधित नहीं है, सिर्फ बच्चे को पढ़ने संबंधी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए डिसलेक्सिया जिम्मेदार होता है, या डिसलेक्सिया के लक्षण को ही माना जाता है कि बच्चे में पढ़ने संबंधी समस्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप को, पुरस्कार व प्रशंसा को, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा या अधिकारी बनने की इच्छा। तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसे माना जाता है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। दोस्तों कभी जब तक आप किसी चीज़ के दोस्तों आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होंगे या उस चीज़ को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप के अंदर उत्कृष्ट इच्छा नहीं होगी दोस्तों, तब तक अधिगम का सफलता नहीं हो सकता है या आप अधिगम में सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बुद्धि है, बुद्धि क्या दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो बुद्धि क्या होती है? एक अकेला और जाति विचार है, दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता या सामर्थ्यों का समुच्चय। बुद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय दोस्तों क्या है? बुद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय पाठ चर्चा दोस्तों जो आपका एनसीएफ है उसकी रूपरेखा के अंतर्गत इसमें से कौन कौन सा आता है? ठीक है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका यही उद्देश्य होता है। एनसीएफ का रूपरेखा है जिसमें बताया गया है कि ज्ञान जो हो उसको स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। पढ़ाई जो हो वो सीखने वाली हो, न कि उसको रटने वाली, प्राणी से मुक्त करने की बात है, ये भी सही है। परीक्षा दोस्तों बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, परीक्षा एक मिला जुला के एक एवरेज में होनी चाहिए। कह सकते हैं कि परीक्षा जो ली जाए बच्चों से वो कैसी होनी चाहिए? अपेक्षाकृत सरल होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब दोस्तों यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन के हैं, जिसको ईवीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईवीएस बोलते हैं। इससे ही आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर के होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कह रहा कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितने? भारत में कुल तटीय राज्य कितने हैं दोस्तों? 9 हैं, 8, 5 या 10? तो कितने हैं तटीय राज्य? 9 हैं। तो भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कह रहा है कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार सीटेट में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2023 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन जब पूछा गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकांश ग्रामीण ढलान वाले छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 3.5 मीटर ऊपर अपने लकड़ी के घर बनाते हैं? दोस्तों यहाँ पे विशेषता जो दी गई है कि कहाँ पे ऐसे घर बनते हैं दोस्तों, जहाँ पे घर कैसे होते हैं, ये बांस का खंभा होता है और बड़े बड़े खंभे होते हैं और इसके ऊपर जो होता है दोस्तों एक घर का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक खंभे जो होते हैं इनकी ऊंचाई कितनी दी जाती है? कितनी होती है? 3 से लेकर 3.5 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। तो ऐसे घर कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? तो ऐसे घर आपको कहाँ पे मिलेंगे? असम में मिलेंगे। ठीक है, तो एक कहाँ की घरों की विशेषता है? असम की। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि सलाद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सीटेट वालों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला जानवर जो है वो क्या है? सलाद है। तो सलाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन? यहाँ पे सलाद के विषय में कुछ कथन दिया गया और पूछा है कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपको एक मोटा मोटा आपको बता दें कि सलाद जो होता है ऐसा जानवर होता है जो कि पेड़ से उल्टा लटक के
सोता है, लगभग 17 घंटे सोता है। और कैसे दिखाई देता है? भालू जैसी उसकी संरचना होती है। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों आपके पेपर में? कहा था कि कौन सा ऐसा जानवर होता है जो पेड़ से उल्टा लटक के सोता है और 17 घंटे सोता है और भालू जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो कौन सा जानवर था? वो सलाद था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि सलाद भालू जैसा दिखाई देता है और दिन के लगभग 22 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टे लटक सोता। 22 घंटे नहीं दोस्तों, यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। सलाद चिंपैंजी जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल गलत है, इसको तुरंत काट दीजिए। सलाद चिंपैंजी जैसा दिखाई देता है, यहाँ पे भी गलत है। सलाद भालू जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की छाया से उल्टे लटक कर सोते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इस बार पूछा गया था। और यूपी टेट के लिए भी दोस्तों ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है? तो मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो इसमें से उल्लू जो होता है दोस्तों काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेता है। और उल्लू से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया था आपकी परीक्षा में वो ये था कि किस पक्षी का जो आंखें होती हैं वो कैसी दिखाई देती है? मनुष्य की तरह दोस्तों। कैसी होती हैं इसका आंखें? मनुष्य की तरह। वो क्या होता है दोस्तों? उल्लू ही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि कोयल जो होती है, कोयल क्या करती है दोस्तों? अपने बच्चे जो अंडा होते हैं दोस्तों उसको कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में अंडा देने जाती है दोस्तों। और कौवा जो होता है उसके बच्चे या अंडे को सेता है। मैना के बारे में क्या प्रश्न था दोस्तों? कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? कौन होता है? मैना होती है। और कौवा जो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाया वो पक्षी कौन सा होता है? कोयला होता है, कौवा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों। यहाँ पे आपसे प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा था अक्सर डायरेक्शन से रिलेटेड दोस्तों 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा ही जाता है। डायरेक्शन मतलब दिशा से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, दिशा से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछाता है। यहाँ पे मैं भी आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ दोस्तों दिशा से रिलेटेड। यहाँ सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो दिशा होती है वो कन्फ्यूजन करता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि किधर कौन सी दिशा होती है। देखिए जैसे यहाँ पे यहाँ देखिए दोस्तों, देख लेते हैं कि दिशा। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरब होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, और यहाँ इधर साइड में आपका उत्तर और इधर आपका दक्षिण होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु यहाँ हो, ठीक है, यहाँ पे, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई दोस्तों तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि इधर क्या होता है? आपका पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण होती है। ठीक है, इस तरीके से आप दिशा को ज्ञान होगा तभी आप ऐसे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि किसी डॉक्टर का घर जो है यक्ष पर स्थित है। कोई डॉक्टर है दोस्तों, उसका घर कहाँ पे स्थित है? यक्ष पर स्थित है उसका घर। अब क्या करना तथा उसका अस्पताल जो है, अस्पताल कहाँ पे? वाई पे स्थित है। तो डॉक्टर के घर से अस्पताल तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, कोई सीधी सड़क नहीं दोस्तों, उल्टा पलटा रास्ता दिया गया है। चलिए उस रास्ते के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि अतः डॉक्टर ए पर जाता है। दोस्तों सबसे पहले क्या डॉक्टर ए पे जाता है? जो यक्ष के ठीक पूर्व में है। यक्ष के ठीक पूर्व में क्या है? ए है। सबसे पहले डॉक्टर इस पे जाता है जिसकी दूरी क्या दे रखा है? 600 मीटर। इसकी दूरी दोस्तों क्या दिया है? टोटल 600 मीटर इसकी दूरी दे रखा है। अब जब डॉक्टर फिर यहाँ पे पहुँच जाता है तो फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है दोस्तों। फिर क्या करता है? वो बी पे जाता है जो कि क्या है? ए के ठीक दक्षिण में, दक्षिण नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे दोस्तों बी है आपका, जो कि कितने दूरी पे है? 450 मीटर। 450 मीटर इसका डिस्टेंस दे रखा है, 450 मीटर। अब फिर वह सी पर जाता है। सी पर जाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? जो बी के ठीक पश्चिम में, अब पश्चिम दिशा जो है इधर के साइड है। ठीक है, पश्चिम इधर है, यहाँ पे जाता है जो कि कितने मीटर दूरी पर है? 120। इसकी दूरी क्या दे रखा है? 120 मीटर दूरी पे। अब यहाँ पे दोस्तों कहाँ पहुँच जाता है? सी पे पहुँच जाता है। अब अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं तो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से अपने अस्पताल पहुंचता है जो कि
सी के ठीक उत्तर में है, उत्तर मतलब इधर की साइड में है, और कितने दूरी पर है, 90। अब यहाँ दोस्तों पूरा कहाँ पहुँच गया, अपने अस्पताल पे पहुँच गया। कहाँ पहुँचा, यक्ष से चला, यक्ष से पहले चलता है और कहाँ पे जाता है, ए पे जाता है, 600 मीटर दूरी तय करता है जो कि है। फिर यहाँ से दोस्तों बी पे जाता है, 450 मीटर दूरी तय करता है। फिर बी से लेके सी पे जाता है जो 120 मीटर की दूरी है। अब यहाँ से वो डायरेक्ट अपने कहाँ पहुँच गया, अस्पताल पहुँच गया। अब पूछ रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष पूछ रहा है कि यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे है आपका, कह रहा है कि यहाँ से जो डॉक्टर है उसका घर किस साइड में है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका घर है, ठीक है। घर किधर है आपका, उसका उत्तर पश्चिम दिशा में है। किधर है, उत्तर पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई। भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020, वो कितने वर्षों के बाद घोषणा की गई उसकी, 35, 34, 30 या 32। तो कितने वर्षों बाद, 34 वर्षों बाद। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाथी, कथन एक दे रखा है कि हाथी बहुत आराम नहीं करते हुए केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पहला कथन तो सही हो गया। सेकंड कथन क्या है, कह रहा है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि एक गलत हो गया। आप जो कथन सेकंड दिया गया एक गलत है, क्योंकि एक जो वयस्क हाथी होता है एक दिन में 100 किलो तक पत्तियां झाड़ियां खाता है, ठीक है। ऑप्शन कथन सी क्या है, उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। और कथन 4 क्या दे रखा है, कथन डी, हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। दोस्तों ये भी सही है। तो हाथियों के झुंड के बारे में जो यहाँ पे दिया गया है कि हाथी बहुत बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, वो केवल दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उन्हें कीचड़ में खेलना पसंद होता है, और उससे उनकी जो शरीर होती है, त्वचा होती है, उसको क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। और हाथी के जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसमें आपका सी, डी और ये ऑप्शन दिया रहेगा वही क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया। दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या हिंदी। दोस्तों किसको खत्म कर दिया गया, अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया है कक्षा 5 तक के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, नई शिक्षा नीति से दोस्तों आपके इस बार जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ दोस्तों उसमें भर भर के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्वक एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। गुणवत्तापूर्वक मतलब अच्छी शिक्षा हो और सभी को दोस्तों शिक्षा प्राप्त हो, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव को सभी बच्चों का शिक्षा एक साथ हो। तो कब तक का लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2022 तक या वर्ष 2024 तक। तो कब तक का लक्ष्य है, वर्ष 2030 तक का लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, मानव अधिकार मंत्रालय, मानव पूंजी मंत्रालय या मानव विकास। तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।